कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ब्रेन ट्यूमर और उससे जुड़ी सभी बारीकियों के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आज की तारीख में एक सामान्य नागरिक के पास इस बीमारी को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विश्व की कई सारी संस्थानों ने मिलकर एक सप्ताह निर्धारित करा है जिसमें वे हर साल सामान्य नागरिक के अंदर ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम उसी जागरूकता की दिशा में हमारा एक कदम है और इस रास्ते को अपनी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि पिछले कई वर्षों से बंसल अस्पताल में कार्यरत हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद हैं मिस्टर सचिन दुबे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 ब्रेन ट्यूमर का न केवल मुकाबला करा बल्कि उस पर विजय भी हासिल करी। आज उनके अनुभवों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर नितिन गर्ग के साथ। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसकी वजह से लंग्स में कैंसर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम गुटखा वगैरह खाते हैं तो मुंह में कैंसर वगैरह जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? देखिए, अभी साइंटिफिकली इसका कोई रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है जी। 5% पेशेंट्स में एक जेनेटिक संभावना है जहाँ पे पेरेंट्स से बच्चों में या रिश्तेदारों में आ सकती है, बट 95% में अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं पाया गया है। एक और रिसेंटली, क्योंकि अब हम मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो ट्रायल्स में, शुरुआती ट्रायल्स में एनिमल स्टडीज़ में पाया गया है कि मोबाइल की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उससे एनिमल्स में ट्यूमर्स होने की संभावना है, बट अभी तक उसको इंसानों में उसका अभी तक डेफिनेटिव लिंक पाया नहीं गया है। सो एज ऑफ नाउ कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। एक प्रकार से ये चांस वाली बात है कि ब्रेन ट्यूमर किसी को हो सकता है। सर, जैसे ये ब्रेन ट्यूमर सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। राइट। तो क्या ये ब्रेन ट्यूमर में मृत्यु निश्चित होती है? ये कितने प्रकार का होता है? क्या कुछ ऐसे भी प्रकार होते हैं जो इतने गंभीर नहीं होते? राइट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हम रोज़ फेस करते हैं हमारे पास जब नए पेशेंट्स आते हैं। और देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स ऑलमोस्ट 120 प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर्स हैं। और अराउंड 60% ट्यूमर्स जो होते हैं इनमें से वो कैंसरस होते हैं, बट 40% नॉन कैंसरस होते हैं। सो 40% ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन, जो कि हम कैंसर नहीं मानते हैं। ये डिफरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में अभी तक ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता नहीं है। और जैसे आपने सवाल पूछा कि अगर कोई भी डायग्नोस होता है ब्रेन ट्यूमर का, तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और ऑलमोस्ट सही टाइम पे अगर हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको जड़ से निकाला जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस होते ही हम एकदम से चिंतित हों अपने लाइफ के को लेके। कुछ ट्यूमर्स हैं जिसका ट्रीटमेंट 100% रिकवरी देता है और लाइफ के लॉन्गेटिविटी पे कोई असर नहीं होता है। कुछ ट्यूमर्स ऑफ कोर्स होते हैं, स्पेशली जो कैंसरस टाइप के होते हैं, जिनमें हमें आगे रेडिएशन और एडिशनल ट्रीटमेंट देना होता है, बट इम्पॉर्टेंटली जिसमें फॉलोअप करना होता है। तो उसको हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमें रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि काफ़ी बार जैसी ये डायग्नोसिस आता है, कुछ प्रतिशत पेशेंट डर के मारे ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं। सो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जड़ से निकाला जा सकता है, बट सही समय पे इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों को बताई कि अगर सही समय पर इस बीमारी का इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस बीमारी से पूरी तरह हमें छुटकारा मिल सकता है। इस बीमारी का सही वक्त पर ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सचिन जी से जानना चाहेंगे, जब आपके अंदर किस प्रकार के शुरुआती लक्षण आते थे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आपने कौन से लक्षणों को महसूस करा था?
शुरुआती लक्षण काफ़ी समय से आने लगते हैं। मेरे केस में जैसे मुझे मेरा जो स्पीच बात करने का लहज़ा था, शब्द प्रॉपर जी। निकलते नहीं थे और सामने वाले व्यक्ति को वो समझ नहीं पाता था कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये धीरे-धीरे चालू हुआ, अचानक से एकदम से चालू नहीं हुआ। धीरे-धीरे ये स्पीच बिगड़ता गया और साथ ही साथ मेरा जो एक क्योंकि मेरा ट्यूमर इस लेफ़्ट तरफ था, तो मेरा जो चेहरे का एक लेफ़्ट वाला पार्ट था वो एक फेशियल पैराली हो गया था, वो उसमें मूवमेंट वगैरह सब खत्म हो गए थे और मेरा ये लेफ़्ट वाले जो ईयर की कान की सुनने की क्षमता खत्म हो गई, वहाँ से मेरे को आवाज़ नहीं आना बंद हो गई थी। ये सब कारण थे जिनसे मुझे काफ़ी समय तक मैं समझ नहीं पाया कि ये हम लोग नॉर्मल ऐसा सोचते हैं कुछ हो गया होगा, कुछ परेशानी हो गई होगी इस कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो एक गंभीर समस्या थी जो मैंने की। उस पे मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इन सब चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा शरीर हमको सिग्नल दे रहा है कि आपके इसमें इस तरीके की चीज़ हो रही है, उसको वहीं अटेंड कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के मेरे जो सिम्पटम्स थे, जिनसे मैं काफ़ी समय से मैं चलते-चलते मेरा बैलेंस जो था वो गड़बड़ होता था, इधर-उधर घूम जाता था, इस तरीके की चीज़ें होती जा रही थी। जी। फाइनली लेकिन जब एक आई सर्जन के पास पहुंचा, मेरे को आँख में परेशानी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, ये आपका आई से रिलेटेड नहीं है, आपको न्यूरो से जाना चाहिए। मुझे लगता है न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जब मैं न्यूरो सर्जन के पास गया तो पता लगा कि मुझे ऑलरेडी एक ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हूँ और काफ़ी बड़ा साइज हो गया था, जिसकी इमीडिएट सर्जरी ज़रूरी थी। जी, मतलब कि आपको आँखों में समस्या आई, तो आप पहले अपनी आँखें दिखाने डॉक्टर के पास गए। जी। डॉक्टर ने आँखों का चेकअप करने के बाद आपको ये बताया कि ये आँखों से रिलेटेड समस्या नहीं है, इसमें कुछ दिमाग से रिलेटेड समस्या जी। है। तब फिर आपने जाके जी, न्यूरो सर्जन क्योंकि को दिखाया। उन्होंने मेरे से बोला कि आप आंखें बंद करिए। मैं आंखें जब बंद करता तो मेरी लेफ्ट वाली आई बंद नहीं होती थी। जी। तो वो उस चीज़ को समझे। उन्होंने कहा कि ये सर, ये आँख की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक तरफ झुक रहा है और उसमें मूवमेंट भी नहीं है। आप जी। जब स्माइल कर रहे हैं तो आपका एक ही भाग हिल रहा है। तो फेशियल पैरालिसिस तो आपको ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ कॉमनली फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। जी। तो उन्होंने मेरे को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आप न्यूरो डॉक्टर से, न्यूरो सर्जन से आप तुरंत मिलें, और ये न्यूरो से रिलेटेड ही समस्या है। आँख से या कान में आवाज़ नहीं आ रही, ये इन ऑर्गन्स की समस्या नहीं है। जी। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको, उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए जब मिला तो वही बात सामने आई कि आई वाज हैविंग अ बिग साइज ब्रेन ट्यूमर एट इधर कान के पीछे वाले हिस्से में था। जी। जी। हम डॉक्टर नितिन गर्ग से जानना चाहेंगे। सर, जैसे उन्होंने बताया कि फेशियल पाल्सी जैसा इनको महसूस हुआ, लेफ्ट तरफ के जो ऑर्गन्स थे काम नहीं कर रहे थे, राइट, तो क्या ये भी एक सिम्टम होता है? इसके राइट, अलावा आपने बताया इतने सारे अलग अलग ट्यूमर होते हैं, राइट, तो राइट, अलग अलग तरह के और भी शुरुआती लक्षण आते राइट। हैं? सो देखिए, अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे डिस्क्राइब करना चाहें तो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स या लक्षण उसके प्रेशर की वजह से आते हैं। जब ब्रेन के अंदर ट्यूमर बढ़ता है तो सराउंडिंग जो नसें होती हैं उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है, जी। और ये प्रेशर इफ़ेक्ट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन प्रेशर इफ़ेक्ट से ही ये सिम्टम सामने आते हैं। नाउ प्रेशर इफ़ेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि पूरे ब्रेन पे उसका प्रेशर इफ़ेक्ट, और दूसरा कि कोई स्पेसिफिक नसों पे प्रेशर इफ़ेक्ट। तो अगर हम सिम्टम्स को देखें तो सबसे कॉमन सिम्टम जो हमारे सामने आता है वो होता है हेडेक। ना मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है, जी। और कहीं ना कहीं हम सभी को हेडेक कभी ना कभी होता ही है। बट ब्रेन ट्यूमर का जो हेडेक होता है ये बहुत स्पेसिफिक और थोड़ा सा टिपिकल टाइप का होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 1 से 2 महीने का ड्यूरेशन। ये पेशेंट ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, ये पहले मेरे को कभी ऐसा हेडेक नहीं हुआ है। खासकर ये सुबह की 3-4 बजे पेशेंट की नींद खुल जाती है इस हेडेक की वजह से। और जब ये हेडेक सीवियर होता है तो साथ में उल्टियाँ होती हैं और आँखों में धुंधलापन आ जाता है, और फिर कुछ समय के बाद पेशेंट को थोड़ा ठीक लगने लगता है। तो ये 2-3 महीने में ये अटैक्स आने लगते हैं और ये इनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है और ये और तेज़ी से बार बार आने लगते हैं। सो ये एक स्पेशल हेडेक होता है ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। इसके अलावा जो सेकंड सिम्टम है वो एक साइड में पैरालिसिस होना, जैसे सचिन जी ने अभी बताया कि चेहरे पे पैरालिसिस हो गया, तो कभी कभार हाथ में हो जाता है, पैर में या हाथ पैर में, ये डिपेंड करता है ट्यूमर का लोकेशन कहाँ पे है। सो पैरालिसिस होना, अगेन यहाँ पे हम पैरालिसिस को डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। सबसे कॉमन कारण पैरालिसिस का होता है
स्ट्रोक या जी। ब्रेन हेमरेज। बट जो ब्रेन ट्यूमर का पैरालिसिस होते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप होते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। काफ़ी बार पेशेंट को खुद से नहीं समझ में आता है, बट फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक साइड से उनकी चीज़ें छूट रही हैं या एक तरफ झुक के चल रहे हैं। और तीसरा सिम्टम्स जो अगेन हैं वो हैं बिहेवियरल चेंजेस, कि उनके बर्ताव में बदलाव आता है। कि फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि अब ये ज़्यादा समय सुस्त रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं। काफ़ी बार इसे डिप्रेशन के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, काफ़ी जी। बार एग्रेशन हो जाता है। सो ये मुख्य तौर पे 3 ग्रुप्स हैं लक्षण के, जिसमें हमें अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स नए डेवलप हुए हैं तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन करके अगर ज़रूरत होती है तो एमआरआई कर सकते हैं, एटलीस्ट हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, या इन सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ये तो चलिए लक्षणों की बात हो गई। राइट, इस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाता है? राइट, राइट। देखिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट्स मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कुछ प्रतिशत पेशेंट में रेडियोथेरेपी, और उनमें से कुछ प्रतिशत पेशेंट में कीमोथेरेपी। जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर हम बात करें वो है ऑपरेशन या सर्जरी या न्यूरो सर्जरी। उसका कारण यही है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कि जब ट्यूमर अंदर बढ़ता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर की वजह से जो हमारी बाकी नसें हैं, जो नॉर्मल नसें हैं, वो काम करने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, या प्रेशर की वजह से हेडेक, वॉमिटिंग होने लगती है। जी। सो उस गठान को अंदर से निकालने का एकमात्र तरीका ऑपरेशन होता है ना। ये और भी समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी में हम देखते हैं काफ़ी बार, आप यहाँ चले जाइए, इस बाबा पे चले जाइए, ये आप ले लीजिए, भभूति ले लीजिए, ये गायब हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और आपको खुद समझना चाहिए कि ये संभव नहीं है, और सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। जी। दूसरा रोल सर्जरी का ये भी होता है कि जब हम गठान निकालते हैं तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं कि ये किस प्रकार का ट्यूमर है, क्योंकि आगे अगर हमें कुछ और ट्रीटमेंट करना है तो जब तक वो बायोप्सी से हम एग्जैक्ट किस प्रकार का ट्यूमर है, क्या ये नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसर है, ये नहीं पता लगा सकते, तब तक हम आगे का ट्रीटमेंट या संपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। सो ये हो गया सर्जरी से रिलेटेड। अगर हम और एक इम्पॉर्टेंट बात करें कि आजकल जो सर्जरीज़ हैं वो काफ़ी सेफ़ हो गई हैं, क्योंकि जी। दूरबीन आ गई हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप्स कहते हैं। सो इन दूरबीन की उपलब्धता से जो सर्जरी पिछले 2 दशकों में, खासकर न्यूरो सर्जरी या ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, बहुत सेफ़ हो गई है, क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म नसों को हम माइक्रोस्कोप या दूरबीन के ज़रिए देख सकते हैं ताकि उनमें साइड इफ़ेक्ट ना हो। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं होती है, ये उनमें ज़रूरत होती है जो फाइनल रिपोर्ट में कैंसर की रिपोर्ट आती है। रेडिएशन भी आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं। और लास्ट कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी भी बहुत सेफ़ है, आजकल गोलियों के ज़रिए दी जाती है, पहले इंजेक्शन्स आते थे, जी। बट अब गोलियां होती हैं, पेशेंट घर पे आसानी से ले सकते हैं। सो मुख्य तौर पे ये 3 विकल्प होते हैं किसी भी ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ के लिए। जी, तो जैसे आप ये ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, राइट, इसमें क्या पूरा सर खोल के ऑपरेशन किया जाता है? राइट, राइट। देखिए, हर चीज़ में आजकल मिनिमल इन्वेजिव या की होल सर्जरी जो हम कहते हैं, जी। या छोटे चीरे से सर्जरी कहते हैं। सो हमारी स्कैन करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। अब जी। आजकल हमारे पास बहुत एडवांस्ड सीटी और एमआरआई स्कैन आ गए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एग्जैक्टली लोकलाइज कर सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे है, जो स्कल के ऊपर। और हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं जैसे कि नेविगेशन, जैसे हम फ़ोन में गूगल मैप यूज़ करते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जी। तो हमें सबसे छोटा रास्ता बताएगा वो, या 3-4 ऑप्शन देगा जो सबसे कम टाइम वाला। जी। उसी प्रकार हम लोग स्कैन करके इस मशीन में वो स्कैन डाल देते हैं, और ये मशीन हमें बताती है कि ये ट्यूमर सर के ऊपर कहाँ है, और आपको सबसे सेफ़ रास्ता और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है। तो उसके हिसाब से हम छोटे से चीरे के ज़रिए इस ट्यूमर को ऑपरेशन कर पाते हैं। सो पहले होता था 20-25 साल पहले कि पूरा ओपन करना पड़ता था, बट अब छोटे चीरे के ज़रिए भी ये ट्यूमर की सर्जरी की जा सकती है। जी। ये तो चलिए इलाज के बारे में हमने जाना। हम सचिन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि सर बता रहे थे ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तकरीबन इसका खर्चा आपका कितना आया, और साथ ही साथ ऐसा कितनी बार हुआ कि इलाज की वजह से या बीमारी के चलते
आपको अपना काम छोड़ना पड़ा, आप अपने काम पर नहीं जा पाए? सर खर्चा तो इसमें बड़ा खर्चा होता है। मेरी 2 सर्जरी हुई, दोनों सर्जरी में पहली सर्जरी मुझे याद है लगभग 2.5 से 3 लाख का खर्चा आया था, जी। और दूसरी सर्जरी में भी लगभग 2 सवा 2 लाख का खर्चा दूसरी सर्जरी में आया था। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैं ICICI बैंक में काम करता हूँ, तो मैं कावड़ हूँ, वहाँ से मेरे को बैंक से काफ़ी सपोर्ट मिला जी। और बैंक ने उसका काफ़ी कुछ खर्चा ये सब रीइम्बर्स हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो ये हुआ। इसके अलावा संजय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एब्सेंस फ्रॉम वर्क है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो मेरे को नौकरी पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वजह से, ट्यूमर की वजह से, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से मेरे को लंबे समय तक, पहली बार मेरा हॉस्पिटलाइजेशन 3 महीने का था और मैं लगभग 4 से 6 महीने की छुट्टी पे था। दूसरी बार भी मैं 3 महीने की छुट्टी पे था। तो इसमें काम होता है, जैसे मैं मेरी बैंक का, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं थैंक यू अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि मेरे को बड़ा बहुत ही अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। मेरे को लीव्स मिली, मेडिकल लीव में था, और उसके बाद मैं, अगर शायद मैं और कहीं होता या दूसरी किसी कंपनी होता तो मेरे को आई वाज बीइंग आस्क्ड टू गो, लेकिन मेरे को कंपनी ने बड़ा सहज के उस चीज़ को समझते हुए और मुझे रखा कि, और वही एक कारण था जिससे ये चीज़ों से गुजर के भी आज मैं अपना सारा काम बड़ी बेहतरी से, बड़ी अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। और वो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो स्ट्रेंथ थी बैंक का, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक का छुट्टियों के लिए सपोर्ट्स, एक जो केयर होती है, ये केयर बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उसने मुझे दिया जी। उस वजह से मैं इससे बड़ा जल्दी बाहर आके और मैं यथावत अपना एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। धीमी धीमी या मूसलाधार, आज बारिश कितनी बढ़ेगी आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फर मिक्स, अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फर मैक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जैसा कि सचिन जी ने हमें बताया कि वो अभी एक साधारण और बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर अगर हम देखें, अगर 3 महीने वो अस्पताल में भर्ती रहे, 2 महीने उनके सर्जरी के बाद उन्हें भर्ती रहना पड़ा, इतने लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की वजह से यदि आप किसी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आपका नौकरी का जो आपका मालिक है वो आपको निकाल भी सकता है। जी। यदि आप किसी व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, इतने लंबे समय तक अगर आप अपनी दुकान बंद रखेंगे तो आपका घाटा हो सकता है, आपको आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके परिवार वालों का, आपके जो सहकर्मी हैं जिनके साथ आप प्रतिदिन काम करते हैं, उनका सहयोग एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाता है। हम सचिन जी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरी आपकी जो ये सफ़र रहा है, इसमें आपके सहकर्मियों का, आपके घर वालों का आपको किस तरह सपोर्ट मिला? सर परिवार का तो अनकंडीशनल सपोर्ट था। परिवार एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, मेरा एक भाई जो ENT सर्जन है, वो पूरे टाइम मेरे साथ थे। तो परिवार का तो बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो जिसके बिना ये इस चीज़ से अकेले लड़ पाना संभव नहीं है। जी। अगर परिवार नहीं है तो हम शायद इससे लड़ने में हमें बहुत समय लगेगा और हम उतनी जल्दी इससे बाहर भी नहीं आ पाएंगे। परिवार बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। साथ ही साथ मेरे केस में मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने वो फ़ोन करके मेरे बारे में खबर लेते थे, पूछते थे कि अभी सचिन कैसा है, वो बात कर पा रहा है या नहीं कर पा। ये सारी चीज़ें बड़ी, अब क्योंकि मैं बेड पे होता था, मैं अनकॉन्शियस, लेकिन मुझे पता लगता रहता था हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो साइकोलॉजिकली एट द बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करती हैं कि हाँ मेरी बेहतरी के लिए भी काफ़ी लोग चिंतित हैं और मेरे लिए प्रेयर्स हो रही हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आके मैं अपना घर आया तो मैंने देखा मेरा इनबॉक्स, मेरा मेल बॉक्स, दैट वाज फुल ऑफ बेस्ट विशेस।
और यही एक चीज़ थी जिसने बड़ा स्ट्रांग रोल अदा किया मेरे बहुत जल्दी रिकूप होने में। जी हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, ये तो चलिए इन्होंने बताया अपना किस तरह इन्होंने संभाला सब चीज़ों को, एक ब्रेन ट्यूमर का मरीज किस प्रकार के व्यवसाय कर सकता है, और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इस प्रकार की बीमारियों के प्रति जागरूकता नहीं है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम और कौन से कदम उठा सकते हैं? देखिए कोई भी बीमारी की जागरूकता जब कम होती है, जब उसके इंसिडेंस कम होती है। और ब्रेन ट्यूमर अगर हम सारे ट्यूमर्स का देखें तो सिर्फ 1 या 2% ट्यूमर्स हमारे शरीर में, सब ट्यूमर्स को देखें तो सिर्फ 1 या 2% ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। सो ऑब्वियसली जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और हॉस्पिटल्स वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं जी। बट इम्पॉर्टेंटली जो इस बीमारी से सक्सेसफुली उभर चुके हैं उनका भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो जो कठिनाइयों से गुजरे हैं, खासकर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जब कोई नया पेशेंट हो तो उनको वो डिफ़िकल्टी ना हो। और इसीलिए यहाँ पे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि जहाँ पे पेशेंट्स ही एक दूसरे को गाइड करते हैं या उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अलग एरियाज पॉइंट से जिसे हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था अबाउट द प्रोफेशन या क्या ऑक्यूपेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो देखिए मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस जो सेफ होते हैं कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस वर्क है, बैंक रिलेटेड वर्क है, लैपटॉप पे काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इवन फील्ड वर्क है, ये आसानी से कर सकते हैं। बट जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो हाइट्स पे काम करते हैं, वो अलाउड नहीं होता है। ड्राइविंग कुछ समय तक हम अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म थोड़ा से वीक होते हैं और उसको रिकवरी में टाइम लगता है। हैवी मशीनरी, जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी हैं, जहाँ पे उनको प्लांट्स में इन सब मशीनों के बीच में काम करना पड़ता है, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रोफेशन को या ऑक्यूपेशन ना करें। और इसी में जैसा सचिन जी ने बताया, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। एक बात थी कॉस्टिंग की, तो देखिए इंडिया का हेल्थ सिस्टम काफ़ी एक्सपांडेड है, जहाँ पे वेल टू डू पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बट जो लेस अफोर्डिंग हैं उनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी केयर होती हैं। बट ऑल्सो वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे एमपी पुलिस की स्कीम है, CGHS स्कीम है, जहाँ पे उसके ज़रिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट लिया जा सकता है जी। और जहाँ तक सपोर्ट सिस्टम का है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट सचिन जी ने एड्रेस किया है कि आपकी फैमिली तो है ही, बट उसके साथ आपका वर्क स्पेस एनवायरनमेंट जो है जी, क्योंकि आप इतने समय ऑफ वर्क रहते हैं तो एक वो इनसिक्योरिटी रहती है, जॉब एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। और अगर पेशेंट को या फैमिली को ये पता है कि नहीं दिस पार्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ध्यान रख रही है, तो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट माइंड से बिल्कुल हट जाता है और उससे रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। सो सपोर्ट सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इस प्रकार की रिकवरी में जी। जैसा सचिन सर बता रहे थे कि परिवार का सहयोग एक बहुत आवश्यक चीज़ बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो एकल्प परिवार में रहते हैं, उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स की क्या भूमिका हो सकती है, हम सचिन जी से जानना चाहते हैं। आपके जीवन में भी ये सपोर्ट ग्रुप्स ने क्या योगदान दिया? सपोर्ट ग्रुप तो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन अभी अदा कर रहा है, क्योंकि इसमें सर दो चीज़ें हैं कि सोसाइटी का एक दूसरा पहलू भी है जो कि मेरी समझ से तुरंत एलिमिनेट होना चाहिए, अभी भी है हमारे यहाँ कि कुछ लोग जो कुछ इम्पेशेंट ब्रेन के या कुछ इमेच्योर ब्रेन के लोग होते हैं जो इस चीज़ की गंभीरता को समझते नहीं हैं, और जो इस चीज़ से गुजर के आया है उसमें नेचुरली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो करने में शायद ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू। नॉर्मल छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंसान कई बार जो सर्जरी से गुजरा है, वो ब्रेन सर्जरी से, वो उनको बखूबी नहीं कर पाता। तो उस चीज़ को नहीं समझते हुए कुछ लोग उसको टीज़ करते हैं और उस चीज़ का एक मजाक जैसा बना दिया है कि अब जैसे आपको मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कुछ लोग मुझे दे स्टार्टेड कॉलिंग मी गजनी, भाई गजनी। तो ये एक बड़ी डाइल्यूटेड सी चीज़ है, ये इसको तुरंत ख़त्म होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। अगर हम
किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उसको कम से कम उसको डीमोलराइज मत करिए। जी ये एक चीज़ है। और सपोर्ट सिस्टम ने यहाँ पे ये चीज़ की, सपोर्ट सिस्टम में जितने भी लोग हैं, सर के माध्यम से जितने भी हम लोग सब एक साथ जोड़े हैं, जी तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बात होती है। सबको समझ है, सब उस चीज़ की गंभीरता को समझना है कि ये किस चीज़ से हम बाहर आए हैं और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जो एक सपोर्ट सिस्टम है, अगर आज मेरे पास जो भी अनुभव है, जी लोग बाग डरते हैं सर्जरी से पहले, क्योंकि समाज डरा देता है। जी इतनी सारी कुरीतियाँ हैं कि मतलब वो ऐसा बता दिया जाता है कि नहीं अब आपका ख़त्म है यहाँ पे ना, या चैप्टर इज क्लोज, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो आप डिजेबल हो जाएंगे या गॉन। तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम का रोल आया था कि नहीं मैं भी दूँ सर, मेरे को देखिए ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो और इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप सिर्फ अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए, फिजियोथेरेपी प्रॉपर करिए, मेडिसिन इतनी अच्छी हैं कि ये सब चीज़ आप बड़े हेल्दी तरीके से इससे बाहर आएंगे। और सपोर्ट सिस्टम उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं, हम देखते हैं, मैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ग्रुप में जी जो जिनको देख के, जो वो कुछ नहीं, उनको देख के एनर्जी आती है कि यार दे आर रियल फाइटर्स। आई मीन मतलब वो इतने छोटे हैं कि, लेकिन उनको देख के लगता है कि हम लोग तो सब समझ आ रहे हैं, हम तो कर सकते हैं ये चीज़। ये बड़ा एनर्जी देता है सर। जी मैं डॉक्टर नितिन गर्ग से जानना चाहूँगा, अभी जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों का आज का ये कार्यक्रम है। आप एक न्यूरोसर्जन होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ब्रेन ट्यूमर के ऊपर? सो देखिए, सबसे पहला कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई हैं टेक्निक्स, बट सबसे ज़रूरी इसमें बात है जहाँ पे टाइम, कि सही समय पे उपचार करने से रिज़ल्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। टाइमली ट्रीटमेंट लेने से रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सो प्लीज़ घबराएं ना। दूसरा कि समाज में बहुत अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, और उसका एक यही कारण है कि काफ़ी बार हम सुनी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ताकि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से जो भी आपने सुना हो कहीं से भी, उसको अपने मन में रखने के बजाय आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि वो भ्रांतियाँ आपकी क्लियर हो और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। काफ़ी बार सुनी बात की वजह से हम अपने पेशेंट के विषय में जो डिसीजन लेना चाहिए, जो पर्याप्त डिसीजन लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हम भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको आप क्लियर करिए अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके। तीसरा कि सपोर्ट ग्रुप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप अगर किसी को जानते हैं या आपके कोई परिचित हैं जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, जिनको ब्रेन ट्यूमर है, तो उन्हें आप पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स में इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट करिए। उसका बेनिफिट ये है कि आपको उस ग्रुप में आपके जैसे और पेशेंट्स मिलेंगे, और आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको भी दूसरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिलेगा। जी और बिलीव मी, इससे इतना जर्नी आसान हो जाती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। सो ये मैं दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। एंड फाइनली, आपके हाथ में इंटरनेट है, गूगल है, आप सर्च करिए, बट एट द सेम टाइम आप अपने डॉक्टर्स के साथ खुल के ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करिए, ताकि आप टाइमली और सही डिसीजन ले सकें। जी धन्यवाद। आप दोनों ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिले होंगे। और यदि कोई ब्रेन ट्यूमर का मरीज़ इस वक्त हमें देख रहा है, तो हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं, हमें ये मालूम है कि सफ़र बहुत मुश्किल है, मंजिल बहुत दूर है, मगर अपनी हिम्मत मत हारिए। एक कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी के साथ मैं दिव्य प्रकाश दुबे लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।